हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू करियर विल। तो फ्रेंड्स, इंडिया ईयर बुक की हम बात कर रहे हैं। लास्ट आपने जो लेक्चर्स देखे इंडिया ईयर बुक 2020, सभी जो भी आपकी एग्जाम्स है, चाहे वनडे एग्जाम्स की हम बात करें या पीसीएस एग्जाम्स की, यूपीएससी, सभी में जो ईयर बुक है बहुत यूजफुल है। बिकॉज ऑफ इस ईयर बुक से ही हर साल लगभग करंट अफेयर और जो बेसिक है बहुत सारे पोर्शंस का, जो पोर्शंस आपके पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और जो स्टार्टिंग से क्लास थी, यानी जो डे फर्स्ट बच्चे आपकी क्लास थी, उसमें हमने समझा था कि इंडिया ईयर बुक से किस तरह के जो प्रश्न है वह अब तक आए हुए हैं। साथ ही साथ हम साथ साथ भी बात करते जा रहे हैं कि किस तरह प्रश्न आएंगे। अब देखिए, स्टार्टिंग के जो 11 चैप्टर थे हमारे कंप्लीट हो गए। इसके 29 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ने हैं, और ये हम कोशिश करेंगे कि 29 चैप्टर्स को लगभग 19 या 20 लेक्चर्स में कवर कर लें। ठीक है, तो देखिए आज हम बात करेंगे क्लास चैप्टर नंबर 12 पर्यावरण एनवायरनमेंट की बात करेंगे। कुछ चैप्टर्स इसमें ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक है एनवायरनमेंट। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा कौन से नए इनिशिएटिव्स है, कौन से नए प्रोटोकॉल्स है, नेशनल और इंटरनेशनल रूप से, ठीक है, कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे इसमें हम बात करने वाले हैं किसकी, टाइगर प्रोजेक्ट की। ठीक है, टाइगर एनवायरनमेंट में दोनों ही चीजें शामिल हो गई, पौधे भी, प्लांट्स भी आ गए, हमने वनस्पति की भी हम इस पे बात करेंगे और प्राणी की भी बात करेंगे। पर्यावरण की जब आप बात करते हैं तो आप सिर्फ पौधों को नहीं लेते, सिर्फ प्राणी को नहीं लेते, दोनों की ही हम बात करेंगे। एनवायरनमेंट को अगर सुरक्षित रखना है हम दोनों की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स ऐसे होंगे जो वनस्पतियों को लेकर होंगे, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स ऐसे होंगे जो प्राणियों से संबंधित होंगे। तो देखिए जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है, हर साल लगभग प्रश्न आ जाता है टाइगर प्रोजेक्ट से, बायोस्फीयर रिजर्व से, है ना, रामसर साइट से। तो वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्या उसमें करंट रहा, वो करंट अपडेट भी हम साथ साथ चर्चा करते जाएंगे। सभी फ्रेंड्स को बहुत बहुत गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ सुधाकर, ये जो क्लास है वह डेली होती है 7 बजे से। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट है या बायोस्फीयर रिजर्व है, इन सभी की चर्चा हम अपने इस क्लास में करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम थोड़ा सा समझते हैं स्टार्टिंग से कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण को किस तरह से सरकार के द्वारा रक्षित किया जाता है, क्या इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री काम करेगी और इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो एक्टिव है एनवायरनमेंट को लेके। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है। कल बहुत सारे बच्चों ने लिखा कि मैम इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे हिंदी के हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि लगभग 50-50 रेशियो होगा, लगभग हाफ हाफ रेशियो होगा इंग्लिश और हिंदी। तो कुछ स्लाइड्स ही हैं जो आपको हिंदी में, बट समझा मैं दोनों में दूंगी आपको। ठीक है, आगे सारे जो क्वेश्चन है बच्चे वो आपको हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रखे हुए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है जो झील और नदियों समेत देश के प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता, वनों और वन्यजीव के संरक्षण के लिए कार्य करेगी, नीतियां बनाएगी और जो भी उन नीतियों का क्रियान्वयन है उन्हें देखती है। ठीक है, ताकि प्राणियों के कल्याण एवं प्रदूषण की रोकथाम और निवारण को सुनिश्चित किया जा सके। सो बेसिकली यह मंत्रालय का कार्य होगा कि किस तरह से लोगों में अवेयरनेस रखे, किस तरह से बाकी की जो भी प्रोटोकॉल्स है, नीतियां है, जो भी प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, चाहे वह किसी पर्टिकुलर एरिया संरक्षण के लिए हो या फिर चाहे वह प्रोग्राम किसी प्राणी के संरक्षण के लिए हो। ठीक है, जैसे आप सभी ने सुना होगा, चाहे हंगुल प्रोजेक्ट है या फिर हाथी गलियारा है, टाइगर प्रोजेक्ट है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आप सभी ने सुने होंगे। ठीक है, मंत्रालय सतत विकास के सिद्धांतों पर चलते हुए, अब देखिए सतत विकास की बात आ गई तो जहां पे भी बात आएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है, जहां पे भी बात आएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, दो चीजें सुरक्षित कर रहे हैं। इसमें 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। एक तो फर्स्ट है कि आप एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए विकास कर रहे हैं, और सेकंड क्या है कि जो भी फ्यूचर जनरेशन है, जो भी आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, आप उसके लिए भी कुछ चीजें, कुछ जो प्राकृतिक संसाधन है वह छोड़ के जा रहे हैं, और साथ ही साथ एक ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करे, उसका भी विकास करे। ठीक है, सो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके सिद्धांतों पर चलते हुए नीति और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेगा। अब हम बात करें कि यह जो मंत्रालय है, जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल की जो एजेंसीज हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनवायरनमेंट के लिए कार्य करते हैं, उनके साथ यह कोऑर्डिनेशन करके कार्य करेगा। जैसे मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप, दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम,
अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वत विकास केंद्र। अब देखिए इसमें एक एक जो एजेंसी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनसीईडी की भी नोडल एजेंसी है। पर्यावरण से जुड़े मामले मंत्रालय, सतत विकास आयोग, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज। अब देखिए इसमें एक चर्चा की गई है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज, जिसकी हम चर्चा करेंगे, और यूपीएससी के द्वारा पिछले 18-19 में 2018 और 19 में इससे प्रश्न पूछा है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज, ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज ये क्या है। देखिए बेसिकली अगर हम बात करें तो यह जो फंड है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज, यह जो फंड है यह क्यों कार्य करता है, जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें फंड करने का कार्य करेगा, ठीक है। भारत में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिन्हें ग्लोबल एनवायरनमेंट जो एजेंसी है वह फंड करता है। अब देखिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की अगर हम बात करें, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, तो इसे हम समझते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन से। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फर्स्ट है, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन यह संगठन है। देखो बेसिकली जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई डिपार्टमेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत वह आता है। सेकंड है, इसकी स्थापना 1890 में हुई, 1890 में हुई। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1890। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। चलिए आंसर कीजिए। आंसर कीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके सो दुर्गा, ऑप्शन नंबर सी। दीपक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दो बच्चों को लग रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कुसुम, आपका भी जो आंसर है वह सही है। संदीप, गोलू, अमन, दीपक, सभी बच्चों के आंसर सही है। प्रगति, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो दोनों की अगर हम बात करें कि जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है, ठीक है, यह किसके अंतर्गत आएगा, भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, और इसकी जो स्थापना है 1890 में हुई थी। कुछ इंफॉर्मेशन है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में। जो देखिए आप सभी को बुक कैसे पढ़ना है, मोस्टली हो सकता है बच्चों के पास बुक अवेलेबल हो, इंडिया ईयर बुक, ठीक है। अगर इस साल की ना भी हो, अगर आपके पास लास्ट ईयर 2019 की भी बुक हो, तो जो ये बेसिक है यानी पुरानी संस्थाओं का जो जिक्र है, पुरानी संस्थाओं का जो वर्णन है वह साथ में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे एक बार देख लेना, ये सेम ही है। मंत्रालय के अधीन अग्रणी शोध संस्था है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, ठीक है। इसकी स्थापना यानी 1916 में लगभग, ये अपनी स्थापना के बाद से ही क्या कार्य करेगा, बेसिकली प्राणी सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो यह सर्वेक्षण का कार्य करेगा, खोज और अनुसंधान का जो कार्य है वह करेगा, जिससे देश की असाधारण रूप से जो समृद्ध प्राणी विविधता है। देखिए हम सभी को कैसे पता चला कि कहां पर कौन से प्राणी पाए जाते हैं, क्या उनकी विशेषता है, आप लगभग किताबों में आपको सभी की जानकारी मिल जाएगी, सभी तरह के प्राणियों की, सभी तरह के वन्य प्राणियों की। तो ये कार्य करेगा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके द्वारा और कौन से कार्य किए जाएंगे कि जो भी पर्यावरण पर प्राणियों का प्रभाव का आकलन, किस तरह से, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात करें, तो वर्तमान में भी किस तरह से उसके इफेक्ट को मेजर किया जाता है, आकलन किया जाता है, वह कार्य भी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण करेगा। संरक्षित क्षेत्रों का सर्वेक्षण, हाल ही में एमपी में चंबल अभ्यारण्य, हाल ही में मध्य प्रदेश का जो चंबल अभ्यारण्य है, इसे इको सेंसिटिव, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र हाल ही में घोषित किया। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पूछा जा सकता है। लुप्त प्राय प्रजातियों की स्थिति का सर्वेक्षण, ये सारी चीजें जो है इन सभी का एक कंप्यूटरीकृत एक डेटा होगा इसके पास, ठीक है, जो बाकी सभी को भी प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था के बारे में प्रश्न है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1981 इन द प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। सेकंड है, इट्स मेन ऑब्जेक्ट is to ensure raw materials for the establishment of wood-based industry in selected area of the country. बताइए
क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ओके, सो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है सी। देखिए, अगर हम वन सर्वेक्षण की बात करें तो स्टार्टिंग में जब इसका शुरू में जब स्थापना हुई थी भारतीय वन सर्वेक्षण की, तब इसका स्टार्टिंग में जो उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्ट था, वह था देश के जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जो लकड़ी पर आधारित उद्योग हैं, जैसे हम फर्नीचर उद्योग की बात करें, ठीक है, तो ऐसे जो भी उद्योग है जो लकड़ी पर आधारित है, इन सभी के लिए एक रॉ मटेरियल की सुनिश्चितता कराना, यानी कच्चा माल, इन सभी के लिए क्या होगा, कब अगर वन आधारित उद्योग है, जैसे इमारती लकड़ी का उद्योग है, फर्नीचर, इन सभी का, तो फिर उस सभी के लिए रॉ मटेरियल सुनिश्चित करना प्रारंभ में इसका उद्देश्य था। बाद में जो इसके उद्देश्य है वह और भी ज्यादा बढ़ गए, विस्तृत हो गए, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो इसका नाम था, इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इसका स्टार्टिंग में नाम था 1981, ठीक है। तो 1981 में जो इसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण कर दिया। तो किसी भी संस्था का इसके पहले कौन सा नाम था वह भी पूछा जाता है। चलिए आगे अब हम देखेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण के बारे में कुछ डिटेल्स है। अब देखो, ये सारी जो डिटेल्स है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं जो आपको पूछी जा सकती है, उन पर हम चर्चा कर चुके कि कब स्थापना हुई। देखो बेसिकली आपको पढ़ना कैसे है, जिन बच्चों के पास बुक हो, इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं, आपने उसकी स्थापना देख ली कब हुई। उसके बाद आपको देखना है कि अगर उस संस्था का कोई प्राचीन नाम है ना, कोई पुराना नाम है, अगर उसका कुछ और नाम हो पहले, तो वह नाम देखना है आपको। उसके उद्देश्य क्या है उसे देखना है। अगर उसका पुनर्गठन किया गया है, फिर से किसी संस्था को रीएस्टेब्लिश किया गया है, फिर से किसी संस्था को मान लीजिए स्वतंत्रता के बाद उसका नाम चेंज हुआ, या और भी उसके कार्यों का विस्तार हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इसमें जो सेंटेंस है, लाइन है, वह आपको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक रिपोर्ट जो इसमें तो नहीं है, ईयर बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी एक अपडेशन के लिए मैं आपको बढ़ा देती हूँ। आप सभी ने सुना होगा फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 31 दिसंबर को आई थी। देश में क्या फॉरेस्ट है, क्या उसकी स्थिति है, क्या वन कवर क्षेत्र है, क्या उसका प्रतिशत है, कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें वन क्षेत्र बड़े हैं, कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें वन क्षेत्र नहीं बढ़े हैं, कम हुए हैं, इन तमाम चीजों पर इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है, ठीक है। तो इसी को हम समझेंगे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, इसे हम समझेंगे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक जारी किया जाता है। बहुत ध्यान रखने वाली बात है, द्विवार्षिक पूछा है, ठीक है, पता नहीं कितने वर्ष में जारी की जाती है, तो इस तरह से चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। सेकंड है, 2019 इस श्रेणी की 16वीं रिपोर्ट है। देखो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है एग्जामिनर का, आपने यह देखा होगा कि वर्तमान में जो भी रिपोर्ट्स आई है वह उस श्रेणी के यानी उस क्रम की कौन से नंबर की रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट होता है। एंड वो कोई भी पर्टिकुलर रिपोर्ट हो, किस वर्ष जारी की जाती है, कितने वर्ष में, कितने टाइम में जारी की जाती है, मेन इसके जो कंक्लूजन है, मेन इसके जो निष्कर्ष है इस रिपोर्ट के, वह क्या रहे। कौशल, ये जो रिपोर्ट, ये जो बुक की आप बात कर रहे हैं, अगर पूरे तो साल भर का, इसमें सारा साल भर का आकर रहता है, और सिर्फ साल भर का नहीं, बहुत सारा बेसिक पुराना भी रहता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा हर साल पब्लिश की जाती है, ठीक है। बहुत ऑथेंटिक इसके डेटा होते हैं, फैक्ट एंड फिगर्स आप यूज कर सकते हैं मेंस में, तो यूपीएससी के लिए मैंडेटरी है ये, ठीक है। वेरी गुड अनिल, आप बहुत सारा डेटा जो है वह बता रहे हैं कि किस तरह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कुछ बच्चों को लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अनिल, आपको लगता है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। जहां तक मैं देख पा रही हूँ सी बहुत कम बच्चों ने कहा है, तो वेरी गुड अनिल, आपका जो आंसर है, हाँ सागर, आपका भी आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो 2019 की जो रिपोर्ट थी, 2019 इज द 16 रिपोर्ट इन दिस कैटेगरी, 2019 की जो रिपोर्ट थी वह 16वीं रिपोर्ट थी, ठीक है।
16वीं रिपोर्ट थी। और इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट की अगर हम बात करें इशूड, ये कब, इसे द्विवार्षिक रूप से जारी किया जाता है, ठीक है, द्विवार्षिक रूप से इसे जारी किया जाता है 1987 से। तो दोनों ही सही हैं। अब सेकंड हम इसके बारे में बात करें, अगला प्रश्न हम देखें कि भारतीय वन स्थिति जो रिपोर्ट है, कहीं ना कहीं से उन वनों को मेजर करने के लिए, उनका आकलन करने के लिए किसी न किसी एक तकनीक का यूज किया गया होगा, है ना। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। किससे प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया? रिसोर्स सेट 2, रिसोर्स सेट 5, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2019, डेटा फ्रॉम विच इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैज बीन यूज्ड टू एस्टिमेट ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। हाँ सुधीर, अगर कुछ ऐसा कमेंट है जो स्टडी से रिलेटेड है मैं जरूर पढ़ूंगी, ठीक है। मोहसिन राज जी आप कह रहे हैं कि क्लियर नहीं दिख रहा है, मे भी हो सकता है आपको नेट इश्यू हो, बाकी तो ऐसे कोई बच्चे हैं नहीं तो यह कह रहे हो। प्रयागराज आप कह रहे हैं कि जो एजुकेशन पॉलिसी है वह मैं पढ़ाऊँ, है ना। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था, यानी कल के पहले का जो हमारा लेक्चर था, उसमें हम एजुकेशन की बात कर चुके हैं। और एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, क्या उसके इम्पैक्ट हैं, क्या उसके ऑब्जेक्ट है, इन सभी पर भी हम चर्चा विस्तार से कर चुके हैं, ठीक है। इस पर आपका लेक्चर हो चुका है, ये मैंने कवर किया हुआ है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। रिसोर्स सेट 5 आप सभी को लगता है। देखिए अगर हम इसके आंसर की बात करें, मोस्ट ऑफ द बच्चों को सी लग रहा है। आप सभी के जो आंसर्स हैं वह गलत हैं, थोड़ा सा पढ़ लिया करो। जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 6 महीने से ज्यादा हो गए इसे आए हुए, इवन ये आपको जरूर याद करनी है, बिकॉज ऑफ चाहे आप वनडे एग्जाम की बात करें, यूपीएससी की बात करें, सभी में यह पूछी जाती है। तो जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार इसके जो आंकड़े हैं, जो संसाधनों को आकलन किया गया, जो रिसोर्स को मेजर किया गया, उसके लिए यूज किया गया था सैटेलाइट टेक्निक में रिसोर्स सेट 2 का, ठीक है। रिसोर्स सेट 2 का आकलन के द्वारा किया गया था। तो देखिए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट की अगर हम बात करें, थोड़े से इसके हम कुछ डेटा देखेंगे और मोस्टली जो इसकी इंपॉर्टेंट डेटा है, जो जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसे हम कवर करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। 1987 की अगर हम बात करें, 1987 कुछ चीजें आपको याद रखना है कि कोई भी जो रिपोर्ट है वह स्टार्ट कब होती है, ठीक है, वह स्टार्ट शुरू कब हुई। तो 1987 से 1987 से ये जो फॉरेस्ट की रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, इसका मेजर करना शुरू हुआ, एक आकलन करना शुरू होता है, ठीक है। और हर दूसरे वर्ष, यानी इसके पहले 2017 की रिपोर्ट आई थी, 2017 के बाद 2019 की रिपोर्ट आई, यानी इसमें जो अंतराल है वह कितना होता है, 2 ईयर का होता है, 2 साल में यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में वन और वन संसाधनों का जो आकलन है किसके द्वारा किया गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो जो रिसोर्स सेट 2 है, रिसोर्स सेट 2, इसके द्वारा इसका आकलन किया गया, ठीक है, याद रहेगा। यानी ये जो इंपॉर्टेंट है, हाँ, और ये भी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि जो 2019 है, 2019 की जो रिपोर्ट है, इस क्रम की 16th रिपोर्ट, 16वीं रिपोर्ट थी, ठीक है, याद रहेगा सभी को। स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, मैं आपका कमेंट देख रही हूँ, मोनू सरोज जी, अच्छा मोनू सरोज जी, मैंने आपका कमेंट देख लिया है। और मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रही बच्चे तो रिफ्रेश कर लीजिए, मे भी हो सकता है एप्लीकेशन पर कुछ नेट इशू समटाइम्स हो जाता है। चलिए आगे हम देखेंगे। देखो अगला, ये इंडिया ईयर बुक में नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने सबडिशन को ऐड किया हुआ है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, देश में वन और वृक्ष से आच्छादित कुल क्षेत्रफल है लगभग कितना, 8,07,276। सेकंड है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर।
तो मैं आप सभी को 15 से 20 सेकंड दे देती हूँ। ये आपको दिसंबर में कौशल, ये जो बुक है ईयर बुक की, ये दिसंबर में जनवरी में आ जाता है ना, दिसंबर या जनवरी में आ जाता है। समटाइम्स लेट भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई पर्टिकुलर मंथ ही होता है। हाँ फरहा, ऐप में स्क्रीनशॉट का नहीं होता इशू, मैं जस्ट इन यूट्यूब वाले बच्चों के बोल रही हूँ। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी को सही लगता है ना। देखिए, अगर हम बात करें भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि अगर हम कुल बात करें कि कुल कितने वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वह इसमें शामिल है, तो 8,07,276, ये याद कर लो, एकदम आप लोगों को याद होना चाहिए ये डेटा, और इसके साथ ही ये जो इसका परसेंटेज है, यानी टोटल अगर हम ज्योग्राफिकल जो एरिया है इसकी बात करें तो 24.56%। ठीक है, ये जो स्क्वायर 8 लाख, लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यह कितना है टोटल ज्योग्राफिकल जो एरिया है इसका, लगभग 24.56% है। अच्छा, भारतीय अगर हम वन नीति की बात करें कि वन नीति के अनुसार कितने परसेंट जो ज्योग्राफिकल एरिया है उस पर वन फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, तो वह है 33%। यानी प्राकृतिक जो संतुलन है, जो एक बैलेंस की अगर हम बात करें प्रकृति में, वह बना रहे, उसके लिए टोटल जो ज्योग्राफिकल कवर है, जो एरिया है इसका 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो फैक्ट्स है, ये जो आंकड़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक आंकड़े से कई जो प्रश्न है वह पूछे जाएंगे। देश में वनों और वृक्ष से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 8,07,276 किलोमीटर, और टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका कितना है? ये 24.56%। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम नेक्स्ट हम बात करें, अब देखो ये कुल क्षेत्रफल की हमने बात कर ली। देखो, हो सकता है वन और वृक्ष दोनों का टोटल क्षेत्रफल होगा लगभग 8 लाख, जो 24% है। लेकिन हम अलग अगर स्पेशली बात करें कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र, यानी जिस स्थान पर वन है, फॉरेस्ट है, वह कितना है? वह इस 8 लाख में से है 7 लाख, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, और यह कितना है, कितना परसेंट है? 21.67। तो आपको ये देखना है समटाइम्स कि क्या आपसे एग्जाम में वनावरण पूछा है, वृक्षावरण पूछा है कि कितना जो है, कितने एरिया में सिर्फ ट्री है बट फॉरेस्ट नहीं है, इसमें है कि फॉरेस्ट कितने पे है। ठीक है, और फॉरेस्ट और ट्री दोनों के कवर की अगर हम बात करें तो वह टोटल एरिया हो जाता है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। अब ऐसे ही कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र अगर हम देखें जिसमें ट्री है, तो यह है कितना? 95,000 वर्ग किलोमीटर। और ये जो 95,000 वर्ग किलोमीटर है, कुल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना है? 2.89%। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे कि वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी जो भी वन की बात करें, फॉरेस्ट कवर का जो एरिया है, जो इंक्रीज हुआ है, जो बड़ा है, उसमें जो वृद्धि हुई है वह कितनी हुई है, और ये जो वृद्धि मापी गई है वह कितनी है, मेजर की गई है 2 सालों में, यानी 17 से लेकर 19 तक। तो यह है 3000, लगभग 3,000, 4,000 ही हुआ वैसे तो लगभग कितनी है ये? एक्यूरेट आपको याद रखना है, लगभग आंकड़ा भी आप यूज कर सकते हैं अगर मेंस में यूज करें। यानी टोटल जो ज्योग्राफिकल आपका एरिया कवर हो रहा है, 0.56% की वृद्धि हुई है। हाँ, ये तो आपको याद रखना है। देखो, इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि जो भारतीय वन रिपोर्ट 2019 आई है, इसमें वन और वृक्ष का जो क्षेत्रफल है यह बढ़ा है, घटा है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, या फिर जैसा था वैसा ही है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो सबसे फर्स्ट तो आपको ये याद रखना है कि इन 2 वर्षों में जो वनाच्छादित क्षेत्रफल है, जो फॉरेस्ट कवर है, इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, अब ये जो वृद्धि है इसे भी आपको अलग अलग भी याद रखना है कि वृक्ष में कितनी और दोनों में कुल कितनी वृद्धि। तो वृक्ष से आच्छादित क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? 1212 वर्ग किलोमीटर, यानी 1.29। और वही वन और वृक्ष दोनों के क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है? 5,000, लगभग 5,000। ठीक है, और यह है टोटल 0.65%। अब अगला आंकड़ा है आपके सामने,
कि कौन सा जो राज्य है वह क्षेत्रफल के हिसाब से फर्स्ट है और कौन सा जो राज्य है वह प्रतिशत के हिसाब से फर्स्ट है। तो आपको बताना है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है 2000 सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मिजोरम है। बताइए क्या होगा सही आंसर। ओके, सो प्रगति आपको लगता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मोस्ट ऑफ द बच्चों को ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। अनिल, ओके, तो अनिल शिवरा यादव, आप सभी को ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। ओके, तो हाँ, सभी के लिए पढ़ सकते हैं यह, एनटीपीसी के लिए भी, सभी के लिए बच्चे। तो जिन बच्चों को डी लग रहा है, सर्वेश, कल्याण, चंदन, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी, अंकित, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। दोनों ही गलत हैं, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं सही, कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें वनावरण प्रतिशत की, कि परसेंटेज की अगर हम बात करें, परसेंटेज में कौन सा, देखो परसेंटेज ऐसे निकाला जा सकता है उसमें कि मान लो एक छोटा क्षेत्रफल भी है, जैसे मणिपुर की अगर हम बात, मिजोरम की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में काफी बड़ा है, ठीक है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से हम करें कि इस एरिया में परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है या फिर वन क्षेत्रफल है, ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें, तो ये परसेंटेज के हिसाब से हो गया। वही हम एरिया के हिसाब से बात करें, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर जो 100% भूमि है इसका 80% फॉरेस्ट कवर हो, तो इसे हम परसेंटेज के हिसाब से कहेंगे। दो तरह के आंकड़े हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और वही सेकंड हम बात करें कि ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर में जो एरिया फैला है या फिर ज्यादा वन क्षेत्र कहा है, तो दो तरह से इसमें राज्य टॉप हैं। लेकिन इसमें क्या है, मैंने जस्ट एक्सचेंज करके आपको कंफ्यूज किया और इतने में ही आप सभी ट्रैप हो गए। देखिए, वनावरण की अगर हम बात करें, प्रतिशत की आप बात करेंगे तो प्रतिशत में मिजोरम है, और अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो एमपी है। यानी जस्ट एंड ये इन्फॉर्मेशन जस्ट एंड एक्सचेंज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया था बच्चे, बहुत सही किया था, वेरी गुड। सौरभ, कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, डेली हुई है क्लास, मंडे टू सैटरडे डेली ही है, ठीक है। हाँ श्वेता, एकदम। तो बच्चे आप सभी को समझ आ रहा है क्या, जिन सभी के मैं नाम देख पा रही हूँ। कैस में यूपीएससी के लिए जो बच्चे हैं फ्रेंड्स, आप सभी के लिए तो मैंडेटरी है। कोशिश कीजिए कि आप डेली क्लास को कंटिन्यू कर सकें। हाँ बिल्कुल दिनेश, ये है जो क्लास है ये फ्री है, यूट्यूब पर भी एंड ऐप पर भी। समझ आ रहा है आप सभी को? टाइमिंग है इसकी 4 बजे से लेके 5 बजे तक। चलिए आगे हम देखते हैं। अब आप सभी याद कीजिए, कोशिश कीजिए क्लास के साथ ही चीजों को याद कर लें। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, याद रखना मैं परसेंटेज की बात कर रही हूँ, परसेंटेज की बात कर रही हूँ मैं, क्षेत्रफल की बात नहीं कर रही, एरिया वाइज में बात नहीं कर रही हूँ, मैं परसेंटेज की बात कर रही हूँ। तो जब फर्स्ट आपको ये टेबल में 5 इंपॉर्टेंट जो टॉप स्टेट है, राज्य है, उन्हें याद रखना है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन से हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट है मिजोरम, जिसमें 85% लगभग 85% जो क्षेत्र है वह कवर है किससे, वन से, फॉरेस्ट कवर है। फिर हम सेकंड पे बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, सेकंड अरुणाचल प्रदेश है जिस पर लगभग 79.63% है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवन फर्स्ट आंकड़ा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और देखो प्रश्न ऐसे भी आते हैं समटाइम्स कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग किसी भी तरह के ऑर्डर में इसे जमाने के लिए दे दिया जाता है, बढ़ते या घटते क्रम में आपको जमाने के लिए क्वेश्चन दे दिया, 4-5 आपको राज्य दे दिया, बैठ के जमाते रहो। सो बेसिकली अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को।
मेघालय की अगर हम बात करें, देखो जब तक 19 की रिपोर्ट आ गई 17 के बाद, अब 19 के बाद 20 में नहीं आएगी, अब 21 में रिपोर्ट आएगी, 21 में फिर से मेजर किया जाएगा। तो जो आपका ये तो 2 वर्ष है, 20 में जो एग्जाम्स हो रहे हैं, 21 में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, तो बेसिकली बच्चे इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट। सभी एग्जाम्स में यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। मणिपुर थर्ड है, मणिपुर फोर्थ है नागालैंड। ठीक है, मणिपुर में है लगभग 75% और नागालैंड में भी 75, बट कुछ पॉइंट में डिफरेंस है। सो फोर्थ इज मणिपुर और फिफ्थ इज नागालैंड। ठीक है, सो फर्स्ट मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। तो ये 5 आपको याद रखने हैं परसेंटेज बेस। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं वन क्षेत्रफल की हम बात करते हैं कि एरिया वाइज 5 टॉप राज्य कौन से हैं और इस 5 टॉप में से फर्स्ट कौन सा है। सो एमपी, मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल के हिसाब से याद रखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से है मध्य प्रदेश 77,482 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश 66,688 वर्ग किलोमीटर। थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ है उड़ीसा और फिफ्थ है महाराष्ट्र जो कि है 50,000 वर्ग किलोमीटर। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोशिश किया करो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, इंडेक्स की जो हम चर्चा करते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हमने बात की थी सरल इंडेक्स की, है ना। तो ये जो है क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में मिल ही जाएंगे। कोशिश करो पेन पेपर लेके बैठो और थोड़ा सा नोट कर लो। हाँ बिल्कुल अनिल, जो सीएपीएफ की अगर हम बात करें तो आता है, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। हाँ ये जो सीरीज है शिवम, ये जो सीरीज है ये आपके लिए सारी फ्री है फ्रेंड, यूट्यूब पर फ्री है ये सीरीज। चलो आगे हम देखते हैं। अब देखो, अब मैंने आपसे पूछा है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले राज्यों को घटते हुए क्रम में चुने। वन क्षेत्रफल में वृद्धि, अब मैंने आपसे उसका क्रम नहीं पूछा कि सबसे ज्यादा कहाँ है वन क्षेत्रफल के हिसाब से या प्रतिशत के हिसाब से। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वृद्धि के अनुसार कि वन क्षेत्रफल में जो वृद्धि है वह आपको राज्य बताने घटते हुए क्रम में। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, देन उससे कम। बताइए जरा क्या होगा आंसर। हाँ करण, हाँ कोशिश हम कर रहे हैं कि सारी जो चीजें हैं वह बायलिंगुअल हो। देखिए आपके लिए जो ये क्वेश्चंस हैं वह सारे आपको बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। अरे भाई फ्री है कमलजीत, फ्री है यह क्लास। हाँ दिनेश, ये करंट अफेयर का बैच है। सो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है एस आसिफ एंड अंकित, आनंद, चंदन, प्रगति। ओके, सो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, है ना। हाँ सही लगता है आप सभी को। ठीक है, अगर हम देखें कि क्षेत्रफल में वृद्धि सबसे ज्यादा कहाँ पर हुई है, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि जो फॉरेस्ट कवर है परसेंटेज जो वृद्धि हुई है वह सबसे ज्यादा हुई है कर्नाटक में। फर्स्ट कर्नाटक है, फिर उसके बाद सेकंड आंध्र प्रदेश है, थर्ड केरल है, फोर्थ और जम्मू और कश्मीर है। ठीक है, तो देखो कर्नाटक है, इतना याद रखना कि अच्छा साउथ इंडिया के जो साउथ में स्टेट है वह है। तो कर्नाटक, आंध्र, केरल। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र, केरल और फिर उसके बाद चौथा, फिर सीधा उत्तर जाओ और जम्मू कश्मीर। तो ये आपको याद रखना है कि 4 इंपॉर्टेंट राज्य कौन से हैं। ठीक है, तो देखो कर्नाटक में जो वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है कि कोई 1000 किलोमीटर और 1000 या फिर बहुत ज्यादा वृद्धि है, सिर्फ 1000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है। फिर सेकंड है आंध्र प्रदेश 990 वर्ग किलोमीटर, बहुत अधिक वृद्धि नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि डेवलपमेंट कम से कम ऐसा हो रहा है कि हमारी फॉरेस्ट कवर तेजी से घट नहीं रही इवन, है ना। तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिवली है, अच्छी बात है ये।
तो कर्नाटक का 1000 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 990, केरल 823, जम्मू कश्मीर में जो वृद्धि हुई है 371 वर्ग किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश 334 वर्ग किलोमीटर। देखो समटाइम्स अगर आपने एक और जो क्वेश्चंस पूछे जाने का एक तरीका देखा हो तो मोस्ट ऑफ द फर्स्ट गायब कर देते हैं। हो सकता है आपको आंध्र प्रदेश से शुरू करें, आंध्र प्रदेश, केरल, तो इसलिए इवन 5 तक तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल। हो सकता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हटा दे और फिर आपको केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल दे और फिर पूछे कि सर्वाधिक वन वृद्धि अब बताओ कहाँ पर हुई है। सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर में जो वृद्धि है वह केरल में हुई है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में 4th और 5th नंबर पर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी जो चीजें हैं वह याद रखना है। अगला प्रश्न है जैव विविधता संरक्षण के संबंध में। देखो अगर आज कवर नहीं हो पाया यह पूरा टॉपिक तो हम कोशिश करेंगे कल हम पार्ट 2 में इसे कवर करेंगे, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समटाइम्स जो चैप्टर है वह उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, तो हम बात करेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंस के हिसाब से कि क्या आपको बेनिफिट दे सकता है अपकमिंग यूपीएससी 2020 में। तो देखो जैसे कल हम बात करेंगे रामसर साइट्स की, ठीक है, और कुछ कन्वेंशन की जैसे बेसल कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। जैव विविधता संरक्षण की हम बात करें, इसकी स्थापना 1982 में 1982 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हुई। सेकंड है इसका उद्देश्य विविधता का संरक्षण, उपयोग, संसाधनों से होने वाले लाभों का उचित और निष्पक्ष जो बंटवारा है, साझेदारी है, वह है। क्या होगा इसका आंसर? हाँ करण, ये जो क्लास है वह रेगुलर रहेगी। मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये मैं आपके लिए दे देती हूँ, एक एक्सरसाइज के लिए एक अभ्यास प्रश्न दे देती हूँ, इसका आंसर आप सभी कमेंट में लिखेंगे, कल हम इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ मंडल रिजर्व। आप सभी ने बायोस्फीयर रिजर्व सुना होगा। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में एक क्वेश्चन है, पहले इसे समझते हैं और उसके बाद देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट। फर्स्ट है इसका विचार यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत 1970 में आरंभ किया था। इसका उद्देश्य है जीव मंडल के संसाधनों का तार्किक प्रयोग और संरक्षण के लिए मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच में संबंधों को सुधारना। थर्ड है भारत में 10 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल किया गया। अब बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चों को लग रहा है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी भी लगता है कुछ स्टूडेंट्स को। ओके अनिल, आपका जो आंसर है अनिल एंड प्रियांशु, अनिल एंड प्रियांशु चंदन, वेरी गुड। आपका शायद एनवायरमेंट ठीक ठाक है, बच्चे पढ़े हैं आप सभी। तो देखो अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो अगर इंडिया ईयरबुक के अकॉर्डिंग देखोगे तो समटाइम्स कुछ चीजें आपको उसमें अपडेट नहीं मिलेंगी। जैसे यही है, हम जीव मंडल रिजर्व की बात करें, बायोस्फीयर नेटवर्क की बात करें तो ये अपडेट नहीं है उसमें। लेटेस्ट अगर हम बात करें तो 11वां भी जो नेटवर्क है कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है कहाँ पर है ये? कंचनजंगा जो नेटवर्क है इसे 11वां बायोस्फीयर नेटवर्क घोषित कर दिया यूनेस्को ने, विश्व बायोस्फीयर नेटवर्क का, है ना। वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में 11वीं साइट जो इंडिया की है वह दर्ज की गई कंचनजंगा। सो ये अपडेशन नहीं है। अगर आप इंडिया ईयरबुक के अकॉर्डिंग जाओ तब हो सकता है कि आप तीनों का आंसर सही, तीनों को सही करो और वो गलत भी नहीं है अकॉर्डिंग इंडिया ईयरबुक, क्योंकि उसमें 10 ही लिखे हैं, अभी भी अपडेशन नहीं है उसमें, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर डी हो सकता है लगा दें। बट अगर हम करंट की बात करें तो करंट में अपडेट कर लेना, ये 11 हो चुके हैं ये नेटवर्क, कंचनजंगा भी इसमें शामिल हो गया है। तो इस तरह से आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन है क्या तो पूछ लो, अभी पूछ लो, किसी भी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन है? हाँ अनिल, जो फर्स्ट था बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल होने वाली जो साइट थी वह नीलगिरी था, नीलगिरी बायोस्फीयर, पश्चिमी घाट पर जो है। चलिए ठीक है, क्लियर है। चलो आगे अब हम देखते हैं। देखो अगर हम जीव मंडल रिजर्व की बात करें या हम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की बात करें जो कि यूनेस्को का प्रोग्राम है, तो समटाइम्स तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैन एंड बायोस्फीयर,
अगर हम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की बात करें तो ये जो प्रोग्राम है वह किसका है? ये यूनेस्को का प्रोग्राम है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का जो ये सेंटेंस है इसमें भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। सो यूनेस्को या फिर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वह किसी भी तरह के जो भी नए प्रोग्राम्स है वह शुरू करते हैं, तो कौन सी संस्था वह शुरू करती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम को यूनेस्को के अंतर्गत शुरू किया गया, ठीक है। सो देखो बेसिकली इसका जो उद्देश्य था, आप सभी को पता होगा, कुछ ऐसे, चाहे हम कुछ ट्राइबल्स ग्रुप की बात कर लें या कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रकृति के साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके रहते हैं। यानी जैसे आप सभी ने सुना होगा कि पवित्र वन की संकल्पना आप सभी ने सुनी होगी, है ना, जो दक्षिण के राज्यों में है। यानी ऐसे वन जहां लोग मानते हैं कि देवताओं का निवास है, हमें उस स्थान से छेड़खानी नहीं करनी है। तो बेसिकली इस तरह के जो एरियाज हैं और इस तरह के जो लोग हैं, यानी किस तरह से वो एनवायरनमेंट के साथ एक कोऑर्डिनेशन, एक सह संबंध के साथ उनका विकास होता है। तो यही एक यूनेस्को का कार्यक्रम था, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, कि किस तरह से जो व्यक्तिगत जो ऐसे समुदाय हैं जो वन संसाधनों के आसपास रह रहे हैं, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, आपने कई बार देखा होगा इस तरह के भी कुछ ग्रुप्स होते हैं जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उसके आसपास रह रहे हैं, वहां से अपनी आजीविका भी चलाते हैं, लेकिन वह बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते वनों को। तो ऐसे लोगों के साथ यानी साथ साथ एक संबंध बना रहे और जो वन संसाधन है उनका एक तार्किक, एक लॉजिकल जो यूज है वह भी हो। तो इसके लिए ये जो नेटवर्क है यूनेस्को के द्वारा घोषित किए गए थे, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब नेक्स्ट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ये जो क्वेश्चन है कार्टाजेना जैव प्रोटोकॉल, देखो ये सारे प्रोटोकॉल्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे ही गए हैं। और वहीं अगर हम बात करें जैसे वियना कन्वेंशन या मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है, वनडे से लेके यूपीएससी में तक बच्चे ये जरूर पूछे गए। हो सकता है पूछने का स्तर चेंज होता है, जैसे अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आया, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि किस तरह से जो क्वेश्चन है वह विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है इंडिया ईयर बुक, मैंने कहा सभी एग्जाम्स के लिए, कि मान लीजिए आपसे पूछा बायोस्फीयर जो जीव मंडल रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व, अगर यूपीएससी में क्वेश्चन बनेगा तो कुछ इस तरह का बनेगा। यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं वह कुछ इस प्रकृति के हैं, ठीक है। प्रकृति दैट मीन्स इस नेचर के क्वेश्चंस हैं कि आपके सामने 2 से 3 सेंटेंस किसी पर्टिकुलर जो टॉपिक है उससे रिलेटेड दिए जाते हैं, राइट और रॉन्ग पूछा जाता है कथन के रूप में। और अगर वनडे में बनता है तो आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, या तो ये पूछ लिया कब से शुरू हुआ, सो 1970 से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, सो यूनेस्को ने शुरू किया। बस ये अंतर होता है, एक डेप्थ का अंतर होता है कि अगर आपको यूपीएससी में है तो समटाइम्स देखो क्या है इसमें, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मेट ये बता रहा है कि अगर यूपीएससी में पूछा तो आपसे बहुत सारी चीजें पूछ ले। हो सकता है अलग से सिर्फ आपको ये पूछ ले वनडे एग्जाम में कि कितने बायोस्फीयर नेटवर्क हैं। अगर आपको यूपीएससी में पूछा गया तो वो भी एक फैक्ट का एक बंडल ही है ना, फैक्ट का एक बंडल ही है। तो बस इसमें डेप्थ में फर्क होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो आगे हम कार्टाजेना जैव प्रोटोकॉल की बात करें। कार्टाजेना जैव प्रोटोकॉल, यह योजना 2000 में आरंभ की गई थी, 2000 में, और इसका उद्देश्य है वन प्राणियों का सुरक्षित हस्तांतरण करना, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्टाजेना बायो प्रोटोकॉल। द स्कीम वॉज लॉन्च इन 2000। सेकेंड है इट्स पर्पज इज टू ट्रांसफर वाइल्ड एनिमल्स सेफली। देखो मोस्टली अगर हम बात करें कि जो प्रॉब्लम्स होती है वह क्या होती है कि मान लीजिए आप ऐसे प्राणियों को ले आए, ऐसे वन्य प्राणियों को ले आए जिन्होंने बाकी की जो प्रजाति है, बाकी और चीजों का जो अस्तित्व है उसे खतरे में डाल दिया, है ना। तो बेसिकली इनका सुरक्षित हस्तांतरण करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स भी बनाए गए। मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर बी लग रहा है आप सभी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी। तो बेसिकली कार्टाजेना की अगर हम बात करें तो किसी भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोनों ही जो स्टेटमेंट है बोथ 1 और 2 दोनों ही सही हैं। कार्टाजेना 2000 में शुरू किया गया था और बेसिकली जो इसका ऑब्जेक्ट था, जो इसका उद्देश्य था वह क्या था कि जो वन्य प्राणियों का जो ट्रांसफर किया जा रहा है, जो हस्तांतरण किया जा रहा है, वह एक सुरक्षित तरीके से हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है जैव विविधता संरक्षण योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता संरक्षण योजना के संबंध में जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्लान है,
इसके संबंध में आपको कुछ स्टेटमेंट है। फर्स्ट है, यह योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में शुरू की गई और इसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधी तालमेल व पर्याप्त नीतिगत उपायों की सुरक्षा, प्रोटोकॉल सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना है। द स्कीम वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द 8th 5-year plan in 1992. Second is, its objective is to strengthen the safety protocol security management system of environmental synergy and adequate policy measures. क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? ओके, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो फरहा एंड नहीं, ऑप्शन फरहा, बिट्टू, अरुण, प्रगति, प्रवीण, मनीष, अरुण, सभी बच्चों के जो आंसर्स है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो आठवां जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, जो 8th 5-year प्लान था, जो 1992 में चल रहा था, उसी के दौरान ही जो जैव विविधता संरक्षण योजना है, इसे स्टार्ट किया गया था। और बेसिकली इसका जो उद्देश्य था, इसका जो ऑब्जेक्ट था, वह क्या था? पर्यावरण से संबंधित जो भी तालमेल है, इसके लिए पर्याप्त नीतिगत उपाय, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी सुरक्षा प्रबंधन की जो प्रणालियां हैं, उसे मजबूत करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब है नेक्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट की हम बात करें। टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार की। यह योजना 1973 में आरंभ की गई। सेकंड, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, वनडे में सिर्फ इस तरह से क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं कि कौन सा जो दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है ना। जैसे विश्व बाघ दिवस है, किस दिन मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस है, किस दिन मनाया जाता है? एक बार और चेक कर लो, बायोस्फीयर के लिए किसी बच्चे ने मैसेज किया है। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लीजिए कि वो जो साइट है ना वर्ल्ड नेटवर्क की फ्रेंड, वह 11th हो। ठीक है, 11वीं साइट जो है वह भी नॉमिनेट हो गई है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो, टाइगर प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली बाघ को बचाने के लिए, है ना, बाघ को, टाइगर्स को बचाने के लिए यह जो प्रोजेक्ट है वह शुरू किया गया था। और इसके अंतर्गत जैसे कुछ राष्ट्रीय पार्क है जिसमें बाघों की संख्या ज्यादा है, उन्हें वहां पे संरक्षित, उन्हें वहां पे कंजर्वेशन के लिए, उन्हें वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ और जो नियम है, कुछ और जो नीतियां हैं वह बनाई गई। और यह स्टार्ट होता है कब? 1973 में। और साथ ही आप सभी को पता होना चाहिए कि जो विश्व बाघ दिवस है वह कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे एक अथॉरिटी की। तो बाघ संरक्षण प्राधिकरण है एक, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा बाघों को संरक्षित करने के लिए कुछ नीतियां बनाई जाती हैं। और यह जो प्राधिकरण है एनटीसीए, यह पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना की हम बात करें तो देखो, बेसिकली जो भी इस तरह के अथॉरिटी है, जो भी इस तरह के प्राधिकरण है, किस अधिनियम के द्वारा अधिनियमित किए गए थे? जैसे भारतीय वन्य जीव जो संरक्षण है 1972, इसके द्वारा इसे अधिनियमित किया गया था, इस अथॉरिटी को। इसके बेसिकली प्रावधान क्या थे कि जो बाघ संरक्षण है इन्हें मजबूती देना, बाघ संरक्षण के प्रयासों को मजबूती देना, बाघों की जो वर्तमान में हालत है उसे सुधारने के लिए दिशा निर्देश देना, विशेष तौर पर कुछ ऐसी समितियां गठित कर देना। देखो, जैसे वर्तमान में चल रहा है कि जो अफ्रीकन चीता है उसे पुनर्वास करने के लिए भारत में योजना बनाई जा रही है। और उसके लिए सरकार के द्वारा 2-3 ऐसे जो राष्ट्रीय पार्क है, जो अभ्यारण्य है, उनको पहचाना गया कि हाँ, यहाँ पर इसका जो पुनर्वास है वह कराते हैं। ठीक है, और वही अगर हम चीते की बात करें, यहाँ पे मैं बाघ की बात कर रही हूँ, आगे हम चीते की भी बात करेंगे। तो बेसिकली भारत सरकार के द्वारा विलुप्त घोषित किया गया, एक्सटिंक्ट घोषित किया गया एकमात्र प्राणी है चीता। 1952 में इसे विलुप्त घोषित किया गया। देखो, चीता या फिर कोई भी प्राणी है, अगर उसे एक्सटिंक्ट घोषित किया, विलुप्त अगर उसे डिक्लेयर किया, तो इसके पीछे एक मतलब लगभग अगर 40 से 50 वर्षों में आपने कोई भी इस समूह का कोई प्राणी नहीं देखा है तो आप उसे एक्सटिंक्ट मानेंगे। ठीक है, एक्सटिंक्ट मानेंगे। हाँ, सही कह रहे हैं आप सर्वेश।
जो मध्य प्रदेश है उसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है? हाल ही में भी जो बाघ गणना हुई है, ठीक है, जो टाइगर्स के लिए जो गणना हुई है उसमें सबसे ज्यादा जो संख्या में बाघ है वह एमपी में पाए जाते हैं। दैट्स वाई इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। हाँ प्रियांशु, सही कहा आपने। हाँ अनिल, वेरी गुड, 529 है। और इसके बाद कहाँ है सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो है वह संख्या है वह कहाँ है इसकी, बाघों की? अब देखो, बाघ परियोजना, बाघ प्रोजेक्ट 1973 में शुरू किया गया था, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके बारे में आवश्यकता नहीं है जानने की। जब यह शुरू हुआ था तब 18 राज्यों के 50, अभी फिलहाल 18 राज्यों के 50 अभ्यारण्य तक फैल चुका है। हो सकता है अब ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई हो, ठीक है। बहुत सारी जो चीजें हैं जो इसमें अपडेट नहीं होती हैं। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आपके सामने है कुछ, जो जैसे वायु प्रदूषण है, किस अधिनियम के द्वारा यह अधिनियमित किया गया था? दैट इसका मतलब है कि जैसे जो वायु प्रदूषण है इस अधिनियम के अंतर्गत इसकी रोकथाम के जो नियम है वह बनाए गए थे। तो फर्स्ट है, सेकंड है ध्वनि प्रदूषण, थर्ड है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, और इसके सामने लिखे हुए हैं इसके जो नियम है, यानी किस नीति के अंतर्गत इन्हें सुरक्षित किया गया, संरक्षित किया गया। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ओके, सो मोस्ट ऑफ द बच्चों को सी लग रहा है, ठीक है। अनिल एंड प्रिंसी, अनिल, प्रिंसी एंड, ठीक है, तनु, आपके जो आंसर्स हैं, अंकित, ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। वायु प्रदूषण की बात करें तो इसे प्रदूषण और निवारण जो अधिनियम था 1981 1981 में पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत इसे वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें इसे शामिल किया, एयर पॉल्यूशन को, ठीक है। सेकंड हम बात करें कि जो ध्वनि प्रदूषण है, जो नॉइस पोल्यूशन है, इसे नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 के द्वारा शामिल किया गया। और वही थर्ड हम बात करें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की, जो एनटीसीए है यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट यानी वन्य जीव संरक्षण 1972 के अंतर्गत शामिल किया गया था। हाँ ये फ्री है विशाल, ये जो लेक्चर है वह फ्री है, लगभग आपको 20 क्लासेस इसकी फ्री मिलेगी यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए, सो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाकी जो आगे रामसर साइट्स है या बाकी के जो कन्वेंशन है फ्रेंड्स, उसे हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। बाकी के इसके जो और कन्वेंशन है जैसे रामसर साइट हम इसमें चर्चा करेंगे, और भी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल्स है जैसे बिसल कन्वेंशन है, मिनी माता कन्वेंशन है, ठीक है। तो इन सभी पर हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जो भी आप, अगर आप क्लास में नए हैं तो इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं उन्हें देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास।